अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन जो सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो आप अगर डायग्राम में देख रहे हैं तो हमारे पास साइटोस्केलेटन, ये हमारे पास सेल, एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्गी ऑपरेटस, हमने इसकी मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, ठीक है। अब हम फर्दर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उसकी बात करने लगे हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। ये तीनों फाइबर मिल के क्या करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ऐसे फाइबर्स जो सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स और हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों फिलामेंट्स मिलके तो ये हमारे पास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक इस पे है साइटोस्केलेटन। Cytosol of cytoplasm contains cytoskeletal fabric formed of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. Basically ये 3 filaments हैं और 3 tubules हैं और ये tubules fibers हैं जो क्या करती हैं, साइटोस्केलेटन बनाती हैं और किस में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म जो सोलुबल पार्ट है, हम साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ साइटोसोल क्या होता है, सोलुबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं और सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कंपोजिशन क्या है साइटोस्केलेटन की, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है उसमें 3 ट्यूब्यूल्स तो आ गए, हमारे पास फिलामेंट्स आ गए। अब उनकी बेसिकली कंपोजिशन क्या है, तो वो किससे मिलके बने, प्रोटीन से मिलके बनी है। किससे, प्रोटीन से मिलके बनी है। तो हमारे पास हम बात करते हैं जो मेन प्रोटीन है वो है ट्यूबुलिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हमारे पास एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन है जो हेल्प करती हैं साइटोस्केलेटल फॉर्मेशन में, मतलब माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाने में ये फर्दर प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि मेन प्रोटीन हमारे पास ट्यूबुलिन है और कहते हैं, और हमारे पास साइटोस्केलेटन जो फाइबर हैं, साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं वो हमारे पास प्रोटीन से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं, हाँ जी, प्रोटीन से मिलके बने हैं। उसमें वो कौन कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है और ट्रोपोमायोसिन है और आगे हम फर्दर पढ़ेंगे फिब्रिस प्रोटीन है। ये सारी प्रोटीन्स मिलके साइटोस्केलेटन बनाती हैं। फर्दर हम बात कर रहे हैं कि साइटोस्केलेटन की टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों फिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके हमारे पास साइटोस्केलेटन बनाती हैं। और इन तीनों की कंपोजिशन क्या, मतलब कि किससे मिलके बनी है, ये बेसिकली प्रोटीन से मिलके बनी है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं टाइप्स को साइटोस्केलेटन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। ये फर्दर ब्रांच नहीं होती कि एक माइक्रोट्यूब्यूल से फर्दर उसकी सेकंड ब्रांच नहीं कर रही हो, ऐसी बात नहीं है, अनब्रांच्ड होती हैं। अनब्रांच्ड है और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और ये सिलेंडर होती हैं, मतलब बारीक होती हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर, हाँ आपको पता है सेल खुद स्मॉल पार्टिकल है हमारे पास, तो उसके अंदर ये सिलेंडर सिलेंडर बहुत बारीक ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये किससे मिलके बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली किससे मिलके बनी है, ट्यूबुलिन से। और ट्यूबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। Several cell organelles are derived from
स्पेशल असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल। अब इस पॉइंट को समझना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हम बात कर रहे हैं कि ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फाइबर्स हैं। सेल का एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, हम कहते हैं सेल का स्पेसिफिक शेप है। अब सेल इसी शेप में रहे, अब जो तो हमारे पास यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये लंबे लंबे देख रहे हैं आप, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये नेटवर्क बना हुआ होता है कि सेल की एक स्पेसिफिक शेप मेंटेन रहे। इसके साथ साथ मेंटेनेंस के साथ साथ हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज डेराइव होती हैं, बनती हैं। तो वो कौन कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं हमारे पास? सीलिया। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं पैरामेशियम का, तो पैरामेशियम में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब आप ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो ये बेसिकली ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स किससे निकलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से निकलते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं पैरामेशियम की। तो हमारे पास ये किसके बने होते हैं, किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन है। वो कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फ्लैजेला। अब फ्लैजेला, अब यहाँ देखो, ये लॉन्ग एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ये यूग्लिना में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जहाँ से ये फ्लैजेला एराइज होता है, निकलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। जहाँ से ये फ्लैजेला निकल रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, और जहाँ से ये निकल रहा है यूग्लिना के पॉइंट यहाँ से, तो हम इसे कहते हैं बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी से एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। तो बेसिकली ये बेसल बॉडी और फ्लैजेला ये दोनों किससे मिलके बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे डेराइव हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से डेराइव हुए हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली सीलिया की, फ्लैजेला की और बेसल बॉडी की। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। हाँ जी, सेंट्रियोल्स अगर आप देखो, ये हमारे पास एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सर्कुलर शेप में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास न्यूक्लियस है। इसके बाद न्यूक्लियस के बाहर आप देख रहे हैं कि ना स्मॉल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास सेंट्रियोल, हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे सेंट्रियोल क्या होता है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, जो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो हम फर्दर पढ़ते जाएंगे। तो ये सेंट्रियोल भी बेसिकली जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। तो बेसिकली सेंट्रियोल भी डेराइव होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स इज देयर रोल इन द फॉर्मेशन एंड डीजनरेशन ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। पहली बात हमने की कि हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहे हैं, ठीक है। और अब ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स स्पिंडल फॉर्मेशन में। किसमें? स्पिंडल फॉर्मेशन में। अब स्पिंडल फॉर्मेशन का क्या फंक्शन है? देखो, माइटोसिस हम किसे कहते हैं? माइटोसिस का मतलब होता है जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के लिए ज़रूरत होती है स्पिंडल्स की, और वो स्पिंडल किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। बात समझ आई? माइटोसिस का मतलब होता है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस के लिए स्पिंडल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो स्पिंडल बेसिकली किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। और ये सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली ये सेंट्रियोल्स किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। होप से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो। आगे हम फर्दर चलते हैं। तो हम ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप इस देखो, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर आउटसाइड पे, आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो ये फाइबर्स, ये नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क को ये फाइबर्स मिलके सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को जो अपनी एक जगह एक पॉइंट पे फिक्स होती हैं उनको फिक्स रखते हैं, ताकि वो सेल में मूव ना करें, एक अपने पॉइंट पर रहें। तो उसके लिए ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये स्केलेटन जिस तरह हमारी बॉडी की शेप है,
हर एनिमल की अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। उस शेप को मेंटेन करने के लिए स्केलेटल प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्केलेटल है, और उसमें स्केलेटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोन आते हैं और मसल्स आते हैं। बोन्स और मसल्स मिलके ह्यूमन की शेप को मेंटेन करते हैं और स्केलेटन बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनेलिज को एक पॉइंट पे फिक्स्ड रखना, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कंट्रोल करना, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कंट्रोल करना, एक मॉलिक्यूल का सेल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कौन मेंटेन कर रहा होता है, साइटोस्केलेटन। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल का जो हमारे पास डायमीटर आता है वो है 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। और ये किस प्रोटीन से मिलके बनी है, ट्यूबुलिन से, ही हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है सेकंड, वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कंसिडरेबली मोर सिलेंडर, ये और भी ज़्यादा बारीक होते हैं किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। अभी हमने क्या पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर था वो था 25 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोफिलामेंट्स का क्या डायमीटर है, 7 नैनोमीटर, मतलब ये मोर सिलेंडर है और भी ज़्यादा बारीक है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, और ये किससे मिलके बने हैं, कंटक्टाइल एक्टिंग प्रोटीन से, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स और भी ज़्यादा बारीक और सिलेंडर हैं, नैरो हैं, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर है 25 नैनोमीटर, और हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन से मिलके बने उसका डायमीटर है 7 नैनोमीटर, ठीक है। ये मोर सिलेंडर, मोर नैरो, मोर थिन है, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। अब ये लिंक टू इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये इस पॉइंट को समझना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर फेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये इनर फेस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के इनर फेस पे अंदर की वाली साइड पे अगर आप देख रहे हो तो क्या प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इनर फेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे इनकी पोजीशन है जहाँ पे ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। अब ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली इन माइक्रोफिलामेंट्स का। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये मोर सिलेंडर हैं, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर है, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने, और इसकी हमने पोजीशन भी पढ़ ली कि ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, इनर फेस पे, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है इन्वॉल्व इन दी इंटरनल सेल मोशन। इंटरनल सेल मोशन को हम बेसिकली कहते हैं साइक्लोसिस। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे साइक्लोसिस, जो हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, पहले भी बात कर चुकी हूँ। ऑर्गेनेलीज होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट वेस्ट बढ़ रहे होते हैं, तो वो सेल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये सेल की एक पोजीशन अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, मूव करते हैं। तो ये सारी मूवमेंट साइटोसोल की, साइटोप्लाज्म की कौन कंट्रोल कर रहा होता है, माइक्रोफिलामेंट्स। और इस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। अमीबॉयड मूवमेंट क्या होती है। अब आपको पता है कि अमीबा की कोई अमीबा एक सेल है, अमीबा की एनिमल है एक, और इसकी इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती अमीबा की, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो इसने जिस साइड पे मूव करना होता है वहाँ पे एक सीडोपोडिया बनता है। सीडोपोडिया क्या होता है, से ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बन जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है, निकल जाती है एक मेम्ब्रेन, जिस साइड पे इसने अमीबा ने मूव करना होता है वहाँ पे एक्सटेंशन बनती है सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। सीडो मीन फॉल्स, इसका कोई जहाँ इसका कोई ये प्रॉपर
पोड नहीं है, प्रॉपर इसका हैंड या फुट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सीडो। सीडो मीन फास्ट, जहाँ इसने मूव करना होगा वहाँ से ये खुद ब खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बन जाएगी। और एक्सटेंशन कैसे बनती है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक फ्लो कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक फ्लो यहाँ पे फ्लो करता है, साइटोप्लाज्म यहाँ फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीडोपोडिया, और इसी डायरेक्शन में अमीबा मूव करता है। तो ये सारी मूवमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि ये सारी मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है ना, कि साइटोप्लाज्म का मूव करना सेल के अंदर, और जिससे सीडोपोडिया बनना और अमीबा की मूवमेंट, ये सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट क्या है, किससे मिलके बना है, प्रोटीन से मिलके बना है। बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा है सीडोपोडिया की फॉर्मेशन, अमीबा की मूवमेंट, सीडोपोडिया की फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्म का मूव करना। एक एक पॉइंट यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स। और माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, ये किसका पार्ट है, किसकी टाइप है, ये साइटोस्केलेटन की टाइप है। ठीक है, हम देखते हैं, देखो जो साइटोप्लाज्म है, एक है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म इनर साइड पे होता है, जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने साइटोप्लाज्म को कैटेगराइज कर रखा है, उसकी पोजीशन। अगर पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म तो उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, अगर सेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक सेंट्रल साइटोप्लाज्म के फ्लो की वजह से, एंडोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से क्या क्रिएट होता है, सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया क्रिएट होने से अमीबा मूव करता है, और इसे हम कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। और ये कौन सा फिलामेंट कंट्रोल करता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, थर्ड हमारे पास टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट की। थर्ड हमारे पास टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट की। इंटरमीडिएट फिलामेंट में हम देखते हैं डायमीटर, ये है बिटवीन है माइक्रोट्यूब्यूल्स के और माइक्रोफिलामेंट्स के। अब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर है 10 नैनोमीटर। सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उससे कम किसका है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का, और सबसे कम किसका है, एक्टिन फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर आ गया 25 नैनोमीटर, और हमारे पास इंटरमीडिएट का आ गया 10 नैनोमीटर, और हमारे पास एक्टिन फिलामेंट का आ गया 7 नैनोमीटर। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल का, उससे कम किसका है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का, और सबसे कम किसका है, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट का। तो इंटरमीडिएट का डायमीटर क्या है, बिटवीन है किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स का दोबारा बोल रही हूँ 25 नैनोमीटर, और माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का कितना है, 10 नैनोमीटर। ये इंटरमीडिएट है। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स की डिटर्मिनेशन, इन्वॉल्व होते हैं डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये हम देख रहे हैं, ये डायग्राम में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं रेड कलर के, जो सेल की शेप में मेंटेन कर, सेल की शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, सेल कंपार्टमेंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है एक सेल का दूसरे सेल से लिंक क्रिएट करना, एक सेल का दूसरे सेल से लिंक क्रिएट करना। अगर आप, ये एक सेल है, आप इसके साथ देख रहे हैं एक और सेल भी प्रेजेंट है, इसके साइड्स पे सेल्स प्रेजेंट है, तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रहा है, राब्ता कायम कर रहा है, तो वो किस फिलामेंट की हेल्प से कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की हेल्प से कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। अब सेल आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं, तो ये लिंक की हेल्प से ये कम्युनिकेट, एक सेल दूसरे सेल से किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है, तो बेसिकली यही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, डिफरेंट और भी प्रोसीजर और भी मेथड है कि एक सेल दूसरे सेल से किस तरह कम्युनिकेट करता है। तो एक ये भी है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेल कम्युनिकेशन में, कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ या क्या करना, लिंक क्रिएट करना, और सेल के एक पार्ट का, जो हमारे पास एक सेल है, अब सेल के एक पार्ट का दूसरे पार्ट, मतलब कि सेल के अंदर भी एक लिंक क्रिएट करना। आपको पता है कि हम बात कर चुके हैं राइबोसोम्स की। अब राइबोसोम्स को सिंथेसाइज होती है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है वो है न्यूक्लियोलस। अब वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स फर्दर जब सेल के बाहर जाते हैं तो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं,
या फिर फ्री फॉर्म में रहते हैं साइटोप्लाज्म में, वो फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपस में एक लिंक होता है। और जिस तरह से डीएनए से हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, अब वो ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर हुआ, जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहाँ पर राइबोसोम तक जाता है और फर्दर ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनती है। तो ये सारी चीज़ों का आपस में लिंक होता है, हर ऑर्गेनेली का आपस में लिंक होता है। ये लिंक कौन क्रिएट करते हैं? सेल के अंदर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट लिंक्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में। तो यहाँ पे हम बात इन्वॉल्व होते हैं इंटीग्रेशन में, किसकी? सेल कंपार्टमेंट की, एक सेल का दूसरे सेल से भी लिंक क्रिएट करना और एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली का भी आपस में कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होना। किसकी हेल्प से? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की हेल्प से। तो ये जो हमारे पास आज का टॉपिक था साइटोस्केलेटन। थैंक यू सो मच।